हाय, मेरा नाम हेमंत है और आप द स्टोरी पॉड सुन रहे हैं। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद यह केस उन लोगों की नज़र में भी आ गया जो अभी तक इस केस से अनजान थे। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की अलग अलग दलीलों ने, अलग अलग फैसलों ने लीगल सिस्टम से जुड़े लोगों का ध्यान भी खींचा। जैसा कि डॉक्टर सखारे का मानना था, यह केस अपर क्लास के लोगों को खटकने लगा। उनकी जैसी एक्टिविस्ट महिला जो पिछड़ी जाति से आती थी, वह एक आदिवासी लड़की के पक्ष में फैसला हासिल कर लेती है, यह उस समय और उस समाज के लिए कोई सामान्य बात नहीं थी। इसका नतीजा यह निकला कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को एक्सेप्ट कर लिया। एक बार फिर मथुरा का नाम, उसका बलात्कार, उसकी गवाही, उसकी रिपोर्ट, अदालत का फैसला, सब कुछ बहस का मुद्दा बन गया। मथुरा की खुशी ज्यादा दिन उसके साथ रह नहीं पाई। उसकी उम्मीदों की नाव एक बार फिर समुद्र की लहरों के बीच आ गई। जब मथुरा ने देसाईगंज थाने में FIR दाखिल की थी, तब उसे नहीं पता था कि वह कौन सा पेंडोरा बॉक्स खोल रही है। उस वक्त उसके अंदर गुस्सा भरा था और वह न्याय चाहती थी ताकि सम्मान के साथ सर उठा के जी सके और कुछ नहीं। लेकिन अब उसका केस उससे भी बड़ा हो गया था, यहाँ तक कि उसकी ही पहुंच से बाहर। इस केस की वजह से ऐसे कई लोगों को दिक्कतें हो रही थी जिन्होंने मथुरा को कभी देखा तक नहीं था, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि देश की राजधानी से मीलों दूर बैठी वह लड़की कैसे अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती है। 4 साल गुजर गए थे। जिंदा भी है या मर गई, अगर है तो किन हालातों में होगी, इन 4 सालों में उस पर क्या गुजरी होगी, शायद उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि डॉक्टर सीमा सखारे के अलावा कोई भी उन 4 सालों में उससे मिलने नहीं गया। हाँ, लोगों को इस बात से फर्क जरूर पड़ता था कि केस का फैसला क्या आता है, किसके पक्ष में आता है। इस केस की सुनवाई करने के लिए 3 जजों की बेंच गठित की गई, जिसमें जस्टिस AD कौशल, जस्टिस जसवंत सिंह और PS कैलासम शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में हर एक एविडेंस को, हर एक बात को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया। हर एक पन्ने को इतनी बार पलटा गया कि उसकी स्याही तक मिटने लगी। इस सब में फिर से 2 साल गुजर गए। आखिरकार 15 सितंबर 1978 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। बेंच ने पाया कि सेशन कोर्ट का फैसला सही था। जस्टिस कौशल के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में दिया गया है कि विक्टिम की बॉडी पर चोट के कोई निशान नहीं थे। फिर भी लड़की का कहना कि उसने रेप का विरोध किया था, यह पूरी तरह से झूठ है और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ वह एक पीसफुल अफेयर था। कोर्ट ने मथुरा के बयान में कही गई इस बात को भी झूठ का पुलिंदा माना कि जब फैमिली के साथ वे पुलिस स्टेशन से निकल रही थी, तब गणपत के हाथ पकड़ने पर वह चिल्लाई थी। वहीं जब उसे जबरदस्ती बाथरूम में ले जाया गया तो उसे धमकी देकर शोर मचाने से रोक दिया गया। साथ ही जब उसके अंडरवियर को उतारने की कोशिश की गई तो उसने आवाज लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका मुंह बंद कर दिया गया। कोर्ट के मुताबिक यह मानना मुश्किल है कि वह पुलिस की डर की वजह से या उस माहौल की वजह से गणपत के हाथ पकड़ने पर कोई खास विरोध दर्ज नहीं करा पाई और उसके साथ चली गई। उस वक्त उसका भाई, उसकी फैमिली उसके पास ही थे। डरने की कोई वजह नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि गणपत के साथ वह अपनी मर्जी से गई थी। इसके अलावा कोर्ट ने IPC की धारा 375 भाग 3 को भी इस केस के लिए इनवैलिड माना, क्योंकि उनकी फाइंडिंग के मुताबिक ऐसे रीजनेबल एविडेंस मौजूद नहीं थे जो इस धारा के मुताबिक नुकसान पहुंचाने या जान से मारने की धमकी के डर की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए दी गई सहमति को इनवैलिड माना जा सके। यही नहीं, तुकाराम को भी नॉट गिल्टी करार दिया गया, क्योंकि FIR लिखवाने के दौरान मथुरा ने रेप का आरोप उस पर लगाया था, लेकिन कोर्ट में उसने बयान बदल दिया था और यह आरोप गणपत पर शिफ्ट कर दिया था। जहां तक यह बात रही कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान तुकाराम वहां पर मौजूद था और इसके थोड़ी देर बाद ही वहां से चला गया था। इस पर कोर्ट का कहना था इससे कोई आरोप साबित नहीं होता और इसकी और भी कई वजहें हो सकती हैं। हालांकि जजमेंट में उन्होंने ऐसी किसी भी वजह का जिक्र नहीं किया। मथुरा की एक गलती यह थी कि वह पहली बार में सटीक रूप से यह पिन पॉइंट नहीं कर पाई कि दोनों में से रेप किसने किया था। यह बात उसके खिलाफ गई, क्योंकि कोर्ट ने माना अगर वह अपना ही बयान बदल सकती है तो इसका मतलब है बाकी चीजें भी वह झूठ ही बोल रही होगी। इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि दोनों अभियुक्त मथुरा के लिए अजनबी थे, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, और जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त पूरे स्टेशन की लाइट्स बंद कर दी गई थीं। चारों तरफ घना अंधेरा था। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि डिफेंस का सारा जोर इस बात पर था कि लड़की का एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसके सेक्सुअल संबंध थे,
इसका मतलब था उसका कैरेक्टर सही नहीं था। इस वजह से उसके साथ रेप नहीं हो सकता। जो भी हुआ वह उसकी मर्जी से हुआ, ना कि जोर जबरदस्ती से। और कोर्ट ने इस दलील को मान भी लिया। जस्टिस एडी कौशल, जिन्होंने इस केस का जजमेंट लिखा था, वे 4 साल बाद रिटायर हो गए। लेकिन मथुरा और उसका केस इतनी जल्दी लोगों के जहन से रिटायर होने वाला नहीं था। यह केस यहाँ खत्म नहीं हुआ, राख में दबी हुई चिंगारी की तरह जलता रहा। इंडियन डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट की कल्पना न्याय के मंदिर के तौर पर की गई है। एक ऐसा मंदिर जहां जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक हैसियत कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो बस न्याय, सत्य का संरक्षण। मथुरा भले ही शिवाजी वार्ड के अपने कच्चे मकान से बाहर ना निकल पाई हो, लेकिन उसका केस देसाईगंज, चंद्रपुर, नागपुर होते हुए अब दिल्ली के तिलक मार्ग तक आ पहुंचा था। उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून विभाग के डीन प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी हुआ करते थे। एक शाम को जब वे सुप्रीम कोर्ट के केसों की जजमेंट रिपोर्ट पढ़ रहे थे, तब उनकी नज़र मथुरा के केस पर पड़ी। जिस तरह से तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट में पलट दिया गया, वह उन्हें खटक गया। इसमें 2 बातें मूल रूप से ऐसी थीं जिन्हें वो समझ नहीं पा रहे थे। पहली यह कि जिस तरह से एक आदिवासी लड़की के अनुभवों को दरकिनार करके वर्डिक्ट दिया गया, और दूसरी यह कि इस पूरे मामले में स्टेट और उसके प्रतिनिधियों को किसी भी बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। उनके लिए एक शब्द नहीं बोला गया। पुलिस स्टेशन में कस्टडी में कोई घटना घटित होती है जिसमें पुलिस वाले ऑन ड्यूटी नशे में होते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की जिम्मेदारी से आज़ाद कर दिया गया। कई रातों तक वे ढंग से सो नहीं पाए। सारी जिंदगी उन्होंने कानून की किताबें पढ़ी और पढ़ाई थी, लेकिन ऐसा केस उनके सामने पहली बार आया था। वे खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। उनके हाथ में कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं था। यह कश्मकश धीरे धीरे घुटन में बदल गई। यह बात मन ही मन उनको खाए जा रही थी। तभी उनके जहन में एक आइडिया आया, जिसे उस दौर के लिए एक क्रेजी आइडिया कहा जा सकता है। इंडियन जुडिशरी के इतिहास में ऐसा करने का साहस किसी ने नहीं किया था। प्रोफेसर बख्शी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक ओपन लेटर लिखने का फैसला किया। उस समय बलात्कार की घटनाएं होती थीं, लेकिन उन पर कभी नेशनल लेवल पर चर्चा नहीं होती थी। उनका इरादा था इस केस के साथ साथ इस मुद्दे को आम लोगों के बीच ले जाने का। आखिरकार डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत थी। इस केस पर उन्होंने अपनी दोस्त और कलीग लोलिता सरकार से भी बात की, जो उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में ही कानून की प्रोफेसर थीं। वे देश की पहली महिला थीं जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। आगे चलकर मिसेस सरकार सेंटर फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज की फाउंडिंग मेंबर भी बनी। उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज था क्रिमिनल एंड एविडेंस लॉ। प्रोफेसर बख्शी और मिसेस सरकार ने हाल ही में टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट पर मिलकर काम किया था। यह रिपोर्ट 1974 में बनकर तैयार हुई थी। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया नाम की कमेटी का गठन किया गया था, जिसका रेजोल्यूशन 1971 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ने पास किया था। जब प्रोफेसर बख्शी और सरकार इस रिपोर्ट पर काम कर रहे थे, तो डेटा कलेक्ट करने के लिए वे देश के इंटीरियर्स में गए और वहां की परिस्थितियों का बारीकी से विश्लेषण किया। इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात निकल कर आई थी कि समाज में पुरुष और स्त्रियों के बीच जो असमानता है वह तो है ही साथ स्त्रियों के अलग अलग ग्रुप के बीच भी उनकी सामाजिक राजनीतिक हैसियत के हिसाब से उनके अनुभव और उनके संघर्ष अलग अलग थे। जो औरतें गांवों में रहती थीं या गरीब तबके की थीं, और जो औरतें मिडिल क्लास फैमिली से आती थीं या शहरी परिवेश में रहती थीं, सबकी चुनौतियां एक दूसरे से अलग थीं। इस वजह से संविधान में स्त्रियों को जो अधिकार मिले हैं, उन तक हर स्त्री की पहुंच उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पहुंच के हिसाब से कम या ज्यादा थी। मथुरा का केस इसका जीता जागता उदाहरण था। जब प्रोफेसर बख्शी लेटर का पहला ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे, तब इस रिपोर्ट से उन्हें काफी मदद मिली। उनकी इस क्वेस्ट फॉर जस्टिस में सरकार और वसुधा धागंवर भी शामिल हो गईं। वसुधा उस समय पुणे विश्वविद्यालय में लॉ की प्रोफेसर थीं, साथ ही सोशल और लीगल एक्टिविस्ट भी थीं। आज उन्हें देश में फेमिनिज्म मूवमेंट की इंस्पिरेशन के तौर पर देखा जाता है। तीनों की इस बात पर आम सहमति थी कि कानून की सोच पुरुषवादी है और इसी वजह से
महिलाओं को भले ही नागरिकता के समान अधिकार प्राप्त हों, लेकिन कानून और न्याय तक उनकी पहुंच इस सोच की वजह से सीमित है। लेकिन रघुनाथ केलकर उनसे इस बात पर इत्तेफाक नहीं रखते थे। केलकर वह चौथे शख्स थे जिनके कंट्रीब्यूशन के बिना यह लेटर कभी पूरा नहीं होता। केलकर उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में ही क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर के प्रोफेसर हुआ करते थे। वे खुद को प्रोफेसर बख्शी, सरकार या धागमवर की तरह फेमिनिस्ट नहीं मानते थे। वास्तव में वो ओपन लेटर वाले पूरे वाक्य पर अलग राय रखते थे। उन्हें नहीं लगता था कि इस सब से कुछ हासिल होने वाला है, लेकिन उन्हें अपने कलीग के साथ पूरी हमदर्दी थी। जो चीज उनके दिलों में कांटे की तरह चुभ रही थी, केलकर उसे अच्छी तरह समझते थे और वह अपने स्तर पर जो भी बन सकता था करना चाहते थे। इसके अलावा वह एक बात से पूरी तरह से सहमत थे कि मथुरा के पूरे केस में जिस तरीके से क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर को फॉलो किया गया है वह सही नहीं था। इस वजह से वो प्रोफेसर बख्शी की इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। कई दौर के डिस्कशन, रीराइटिंग, एडिटिंग के बाद ओपन लेटर का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया। अब एक नया मुद्दा उनके सामने खड़ा हो गया। अभी तक जो चीज़ उनके जहन में थी वह शब्द बनकर एक आकार ले चुकी थी। इसका क्या किया जाए? क्या इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजना सही कदम होगा? वे चारों कानून के जानकार थे, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल देना उनके दायरे में आता था? कई सवाल खड़े हो गए थे और जब तक इन सवालों के जवाब न मिल जाएं, तब तक कोई दूसरा कदम उठाना नहीं चाहता था। हालांकि इन सवालों के जवाब भी उन्हें खुद ही ढूंढने थे। उनके पास इसके लिए कोई रेफरेंस नहीं था, कोई रिसर्च पेपर नहीं था, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था। आखिरकार क्या हुआ इस ओपन लेटर का? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड।